अभी जो लोग हमारे पहाड़ में हैं उन्हीं से हमारे पहाड़ की खूबसूरती है। और बाकी लोग तो व्यवसाय के लिए कोई शहरों में हैं, कोई अपने बच्चों की तालीम के लिए शहरों में, वो उनकी मजबूरियां हैं और जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे बच्चे, इसलिए कुछ लोग चले गए हैं। तो वो कोई बुरा नहीं है, वो गए हैं तो आज अपनी उस मजबूरी से गए। लेकिन मेरा मानना ये है, जो पहाड़ में, चाहे वो शिक्षित है, अशिक्षित है, कुशल है, अकुशल है, पहाड़ की खूबसूरती आज उसी से है। तो मुझे उसी उसी सबसे निचले स्तर के व्यक्ति के बारे में सोच के मैंने अपना प्लान किया कि मैं क्या इनके लिए यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि इनके जो फाइनेंशियल स्टेज है थोड़ा सा ऊपर हो जाए और एक कार्यक्रम चले जिससे ये तंदुरुस्ती बढ़ती रही व्यवसाय में। तो उसमें मुझे दूध नज़र आया। तो और उधर एक वो लगा हुआ है इनक्यूबेटर, जो कि दही जमाने का काम करता है। ओके। और ये सारा हमारा पैकिंग के बाद डीप फ्रीज करने के लिए, और एक ये दही का मशीन लगा हुआ है। बगल में सारा पैकिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे पनीर पैक हो रहा है। जी, पनीर पैक हो रहा है। तो ये दोस्तों इनके पनीर के पाउच हैं, मैं अभी आपको वहाँ पे मतलब वो पैकेट भी दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। और इस तरह से पैकिंग हो रही है बहुत हाइजीन तरीके से, और साफ़ सफाई का काफ़ी आपने ख्याल रखा है यहाँ पे। हमारे पहाड़ में लोगों को ये समझना अनिवार्य है कि किसी भी काम को पार्ट टाइम न सोचें। तो अगर हमने किसी काम में हाथ आजमाइश की है कि चलो इसको करके देखते हैं, तो अगर हम उसको पार्ट टाइम की तरह करेंगे तो वो रिस्पॉन्स भी पार्ट टाइम ही आएगा। आपको उसको एक ड्यूटी के तौर पर, एक नौकरी के तौर पर, एक व्यवसाय के तौर पर उस पर अपना पार्टिसिपेट करना होगा। जैसे हम शहरों में नौकरी के लिए जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अपना लंच तैयार करते हैं, फिर 10-12 घंटे की जॉब करके आते हैं, फिर वापस से अपना खाना बनाते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गांव वाला यूट्यूब चैनल की एक और वीडियो पे। दोस्तों आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोस बनाता हूं। अपनी वीडियो के लिए इधर उधर जाते रहता हूं और हर तीसरे दिन मेरी एक नई वीडियो आती है। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही खास है। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ दुग्ध केदारम के जो मालिक हैं, जो ओनर हैं, फाउंडर हैं, विनोद उपाध्याय जी के साथ। दोस्तों दुग्ध केदारम जो है एक बहुत ही बढ़िया डेयरी प्रोडक्ट है, मतलब एक कंपनी है जो कि डेयरी प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि पनीर हो गया, दही हो गया और दूध से बनने वाली चीज़ें जैसे घी वगैरह। तो हमारे पूरे क्षेत्र में खासकर अल्मोड़ा में भी उसके प्रोडक्ट जाते हैं और लोग बड़े चाव से खाते हैं। तो वैसे तो मैंने उपाध्याय जी के साथ पहले भी बातचीत की हुई है, पहले भी वीडियो बनाया है, लेकिन अभी उनके काम को इस्टेब्लिश हुए मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए हैं। तो अब इतने सालों में जो भी उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए हैं, उनके काम में आए हैं, उनकी कंपनी में आए हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा क्या क्या नई चीज़ें वहाँ पे उन्होंने विकसित कर ली है वो भी देखने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने गांव से सीधे निरे की ओर, जो कि रनमन के पास में पड़ता है। सोमेश्वर से यही कोई 8-10 भी नहीं होगा, 3-4 किलोमीटर के अंदर उनका गांव आ जाता है। तो वहाँ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इसके पहले आपको अपना गांव भी दिखाएंगे, और विराट भाई भी आ गए हैं पीछे से, वो भी मार्केट तक आ रहे हैं। तो अपना गाँव भी दिखाएंगे और उसके अलावा दुग्ध केदारम के जो मालिक हैं उपाध्याय जी, उनसे मिलवाते हैं आपको। तो दोस्तों ये है हमारा गांव, और आप देख सकते हैं कि धान जो है, धान में जो है बालियाँ आ चुकी हैं। हालांकि अभी धान बना नहीं है, पका नहीं है, इसमें अभी दूध बनेगा। और आज बहुत दिनों के बाद धूप आई है, तो बढ़िया मौसम है। थोड़ा सूखा सूखा मौसम आज हो गया है, नहीं तो काफ़ी दिन लगातार बारिश हुई थी। तो ये अपना गाँव है, और यहाँ से आपको सीधे अब हम रनमन की ओर ले जाते हैं, निरे गाँव की ओर ले जाते हैं। तो जी फिलहाल हम पहुंच गए हैं दुग्ध केदारम जो परिसर है उसके बाहर पे, गेट पे। और अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे, और हम हैं कैमरे की निगरानी में। आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो सड़क गई है दोस्तों, ये गई है गणानाथ को। गणानाथ ऊपर एक मंदिर है, और आगे जाके यहाँ पे तो तब भी थोड़ा थोड़ा सीमेंट है, लेकिन आगे जाके पूरा जो है मिट्टी और पत्थर का सड़क है। एक तरह से खड़ंजा है सड़क क्या है, और काफ़ी पुरानी जो है सड़क है। वैसे आज तक इसको डामर वगैरह हो जाना चाहिए था इसमें बढ़िया से, लेकिन कुछ अड़चनें आ रही, और क्षेत्रवासियों की लाख कोशिशों के बाद भी ये सड़क अभी तक बन नहीं पाई है पक्की। नहीं तो गणानाथ के लिए ये ब्लॉक तक भी हमारी जाती है, और शायद पहला ऐसा ब्लॉक होगा ये ताकुला जहाँ की ये ऐसी सड़क है। और आगे इस सड़क पे जाना बहुत ही दुर्गम हो जाता है। सड़क कम गड्ढे वाली सड़क जाता है, मतलब गड्ढा है या फिर सड़क है समझ नहीं आता। तो फिलहाल हमें अभी दुग्ध केदारम में और अंदर चलते हैं और मिलते हैं उपाध्याय जी से। तो दोस्तों ये है दुग्ध केदारम का जो परिसर अंदर से, और ये गाड़ी
आपने कई बार सड़कों पे देखी होगी और घूमते रहती है, दूध कलेक्ट करती है, पनीर देती है, दही देती है दुकानों में पूरे क्षेत्र में। उसके अलावा अभी आपको जो है मिलाएंगे उपाध्याय जी से, और अंदर कैसे काम होता है, कैसे काम चलता है, वो सब आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों ये हैं दुग्ध केदारम के पायलट साहब, यानी कि जो ग्राउंड में रहते हैं और गाड़ी ले जाते हैं, दूध कलेक्ट करते हैं, सामान भी देते हैं, एक तरह से मार्केटिंग का पूरा काम करते हैं। काका जैसा मैं अल्मोड़ा, अल्मोड़ा जाते हैं। यहीं से अल्मोड़ा हो गया, बोला कोसी हो गया, ये सभी हो गया। तो सबसे ज्यादा दूध कहाँ से कलेक्ट हो रहा है, मतलब कौन सी बेल्ट से? दूध तो हमारा आता है बिंद बगवाली बोगर से। अच्छा, उस बेल्ट से। बिंता बगवाली बोगर, ये रवाड़ी धमोली, वहाँ से खकोली, तैल मनारी, अलमिया गांव, वहाँ से हम लोध, फिर लोध से नीचे को सुगराट, ढोनीगाड़ सब कलेक्ट करके सोमेश्वर होते हुए यहाँ पहुँचते। सबसे सूखाग्रस्त इलाका कौन सा है? सूखाग्रस्त क्या है, हो ही जाता है, करीब करीब मिल ही जाता है सब जगह। हाँ, लेकिन जैसे धमोली और उस बगवाली बुखर वाली बेल्ट में आपने बताया कि ज़्यादा दूध होता है, हाँ, तो क्या खास कारण रहा होगा यार, तो वहाँ पे जो मतलब लोग गाय पालन कर रहे हैं, या फिर एक तरह से ये हमारा उनका कहना है कि जब से आप लोगों ने यहाँ ये संस्थान खोला तब से हमारा बहुत बढ़िया चला है, और इससे अच्छा अभी तैल मनारी वालों को भी इससे ज़्यादा खुशी है। अच्छा, वो अभी अभी मतलब बढ़ के हो रहा है वहाँ से भी। तो सुबह कितने बजे निकल जाते हैं सड़क पे? मैं सुबह 4:30 बजे गाड़ी निकाल देता हूँ। अच्छा, 4:30 बजे 11 बजे पहुँचता हूँ यहाँ अच्छा, दूध कलेक्ट कर। अच्छा, 4:30 बजे से दोपहर में 11 बजे? 11 बजे यहाँ पहुँचता हूँ, 11 बजे के बाद खाना आना खा के फिर मार्केटिंग में निकलता हूँ। अच्छा, तो काफ़ी मेहनत हो रही है मतलब। ऐसी है। तो कितने साल हो गए यहाँ पे? मेरे को हो गए करीब 2.5 साल करीब। 2.5 साल हो गए। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे मतलब काम करते हुए? बढ़िया लग रहा है मेरे को। अच्छा, बढ़िया। पहले अपनी गाड़ी थी मेरी, अच्छा, खुद गाड़ी वाला था। अच्छा, मैंने अपनी गाड़ी बेचने के बाद यहाँ ज्वाइनिंग करा। ठीक ठीक ठीक। तो निरे के हुए ना? मेरे के तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको 2-4 गाड़ियाँ और यहाँ पे लगानी पड़े। तो दोस्तों मेरे साथ है उपाध्याय जी। सर स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल में। आपको सादर नमस्कार और आपके सभी देखने वालों को नमस्कार। बहुत खुशी हुई आप आज पहुँचे हमारे संस्थान में। धन्यवाद नेगी जी। धन्यवाद। सबसे पहले शुरू करते हैं कि आप थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपना थोड़ा परिचय दें और नाम पता, जहाँ से बिलोंग करते हैं। उससे पहले आप आर्मी में रहे हैं, वो सब आप ज़रूर बताएं। जी, मेरा नाम विनोद उपाध्याय है और मैं यहीं अपना ग्राम सभा निरई, रनमन और जिला अल्मोड़ा, यहीं की मेरी पैदाइश है। और इससे मेरा जो पहला जो मेरा बैकग्राउंड है, जिसके बारे में बताना चाहूँगा कि मैं फ़ौजी आदमी हूँ और 2019 में प्री मैच्योर रिटायरमेंट के साथ मैं सेवानिवृत्त हुआ। और उसके बाद फिर ये सोचना शुरू किया, रिटायरमेंट के बाद हमने सोचना शुरू किया कि अब जो है नेक्स्ट पारी हमने क्या करनी है। तो उसके इत्तेफाक से 19 में आने के बाद 20 में ही हमारे पास जो है कि कोरोना का ड्यूरेशन शुरू हो गया, एक बड़ा बुरा दौर निकला। तो उसी दौरान हमने उसी बुरे दौर में ही अपनी सारी काम करने के जो हमने क्या करना है उसका सोच विचार करके और शुरू ही कर दिया था उसमें। तो शुरुआती तौर पर क्योंकि जितने भी हमारे पूरे पहाड़ के लोग थे वो जो शहरों से वापस घरों की तरफ आ रहे थे, क्योंकि बीमारी का रुख ऐसा हो गया था कि शहरों में उनका रहना संभव नहीं था। तो जब वो पहाड़ों में आए तो मुझे लगा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि कुछ मोटिवेशन मिल जाए। तो जो अभी मेरा ये व्यवसाय है, जो संस्थान हम चला रहे हैं, ये तो हमारे ख्याल में था ही, लेकिन 20 में तत्कालीन हम क्या करें कि कुछ लोगों को मोटिवेशन चले। तो मैंने क्या किया, क्योंकि एक धारणा ये थी पहाड़ में बहुत खेती बाड़ी और ये सब कुछ नहीं हो सकता है, तो मैंने वहीं से शुरू किया। हमारी जो पैतृक ज़मीन थी पिछले 30-40 साल से, क्योंकि हमारे घर में भी वो खेती बाड़ी, हम ही 2 भाई थे, तो हमारे जाने के बाद वो बंजर रही। तो जब हम रिटायरमेंट आ गए तो मैंने पहले वो बंजर ज़मीन जो कि असिंचित भूमि थी उसको पूरा खुदवाया, उसके चारों तरफ तार बाड़ बैरिकेटिंग किया और उसमें हल्दी अदरक से मैंने कार्यक्रम शुरू किया। तो 20 में सारे लोगों के लिए हमने एक डेमो बनाया कि यहाँ पहाड़ में सब कुछ हो सकता है। तो 20 में जब ये एक चमत्कार सा हो गया, लगभग 1-1 हज़ार किलो हल्दी, 1-1 हज़ार किलो अदरक हो गई, तमाम आकाशवाणी की रिपोर्टिंग हमारे पास आ गई, वहाँ के इंटरव्यूज़ होने लगे पूरे इलाके भर में। एक तरीके से मतलब कि सारे डिपार्टमेंट ऐसा हो गया कि ये इतना हल्दी अदरक कैसे पैदा अच्छा, वो होगा। कितने लैंड में हो रहा था ये? वो लगभग 2-3 नाली ज़मीन में था, जिसका हमने बड़े अच्छे तरीके से पूरा उसकी तैयारी की, खेती को बढ़िया बनाया। और हालांकि मेरे पास इसकी कोई काबिलियत नहीं थी, मैंने यहीं के लोगों को साथ में लिया, महिलाओं को साथ में लिया,
उनसे कहा कि आप अपने जो भी एक्सपर्टीज़ हैं इसमें इस्तेमाल करें, मैं इसमें कुछ नहीं जानता हूँ। सब कुछ उसमें मेरे पेमेंट लेबर से लगा। खाद हमारे पास नहीं थी, वो खरीद के डाली, महिलाओं से सारा किया, उसको बस हमने एक तरीके से गाइडलाइन दी उनको कि इसकी तरीका कैसे होगा। तो उससे बड़ी सफलता भी पूरे क्षेत्र में लोगों ने एक बार में उनमें जगह कि ये काम किया जा सकता है। और वो पहले साल जब हमारे पास उतना हल्दी अदरक हुआ तो लोगों ने हमसे इंस्पायर होकर अपने अपने खेतों में भी लगाना शुरू किया। मगर 1-2 साल के बाद ये सारी चीज़ें ठंडी हो गई लोगों की। फिर कोरोना भी धीरे धीरे शांत हो गया तो लोग फिर वापस शहरों की तरफ चले गए। तो ये इस तरीके से हमने किया। हम तो आज भी बदस्तूर वो काम कर ही रहे हैं। हम अच्छा, आपका भी फार्म चल रहा है? जी, हमारा चल रहा है। उसमें 1-2 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हालांकि मेरी मॉनिटरिंग अब उतनी नहीं हो पाती, मगर जो देख रहे हैं उनको बीच बीच में मैं उसका ऑब्जर्वेशन करता रहता हूँ। लेकिन मेरा वो चल ही रहा है। अभी हल्दी अदरक लगी हुई है, सोयाबीन लगा हुआ है, ये निकलेगा, फिर मटर पे जाएंगे। तो जैसा जैसा होता है, कभी हम रेस्ट देते हैं खेतों को, मगर मैं इस कार्यक्रम के साथ उसको भी कंटिन्यूसली अभी कर रहा हूँ। क्योंकि वो एक ख्याल है कि पहाड़ में अगर ज़मीन हमने है हमारे पास तो कुछ तो उसमें ऐसा रहे कि वो उपजाऊ दिखे। तो उसके बाद दुग्ध केदारम की जो परिकल्पना आपने की, वो कल्पना आपको कहाँ से आई और कैसे इस तरफ आप बढ़े हैं? देखिए, ये तो रिटायरमेंट आने का कारण था। अच्छा, आप पहले ही सोच चुके जी हाँ, एक्चुअली मेरा 20 साल प्लस मेरी जॉब का हो गया था। और कारगिल के दौर पर जब कारगिल वॉर चल रहा था तब हम लोग कारगिल वॉर में मैंने पार्टिसिपेट भी किया। अच्छा। तो उस दौरान जब हम गए थे फौज में तो हमारे पास कुछ नहीं था, सोचने के लिए भी कुछ नहीं था। क्योंकि आज जैसा वातावरण है, आज के नए यूथ को जो आज एडवांटेज है, सोशल मीडिया है, तमाम चीज़ों की नॉलेज है, उस दौर में ये सब कुछ नहीं हुआ करती थी। हमें ये खबर ही नहीं होती थी कि हमने आगे भविष्य में करना क्या है। अच्छा, किस वर्ष आप भर्ती हुए थे? मेरे को 17 साल लगा ही था। 16.5 साल में मैंने ये सोच लिया था कि अब करना है। मेरा 17वां साल था और मैं 11th का पहला महीना मेरा शुरू हो रखा था और मैंने उसमें किया और मैं सक्सेसफुली चला गया आर्मी में। मुझे खुद भी पता नहीं था आर्मी क्या चीज़ होती, कोई नॉलेज नहीं थी। तो उस वक्त मैंने ये सोचा था कि यार पहाड़ में कोई सोचे भी तो क्या करे। तो फौज में जाने के बाद काफ़ी कुछ इस पर स्टडी की। वहाँ भी हमने अपनी अच्छी खासी जो है कि एक विषय जिसको कहते हैं कि बहुत अच्छी नौकरी की, बहुत अच्छा जॉब हमने किया, बड़े सम्मानजनक तरीके से मेरा कार्यकाल रहा वहाँ। तो वहाँ से हमने बहुत सारा कुछ सीखा और उसका इम्प्लीमेंट किया आने के बाद। तो ये सोच वो 1997 में तब ये सोच थी कि कुछ करना है, कभी कुछ इस लायक बनेंगे। तो जब मैं आ रहा था तो मेरा प्रमोशन आ गया था। तो वहाँ पर 1 स्टार होते हैं, नायब सूबेदार रैंक होता है, वो हमारा प्रमोशन बिल्कुल खड़ा था सामने। हमारे जो CEO थे उन्होंने कहा हमसे कि भाई अभी तुम जा रहे हो इस प्रमोशन के लिए, पूरा इंतज़ार करता है। तो हमने कहा कुछ और है जर्नी अभी और कुछ अच्छा करना है अभी समाज के हक़ में। तो हमने क्विट किया आर्मी से और वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद फिर जाके हमने ये सोचा कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे ऑप्शन थे, सब चीज़ों पर सोच विचार मंथन किया, चिंतन किया। तब मुझे ऐसा लगा कि अगर कोई व्यवसाय यहाँ करना है वो वैसा ही व्यवसाय होना चाहिए जिसका रॉ मटेरियल हमें पहाड़ में ही अवेलेबल हो। अगर मैं कोई शूज़ बनाने का फैक्ट्री यहाँ करने की कोशिश करता तो सारा रॉ मटेरियल मुझे बाहर से लाना पड़ता, कानपुर जाना पड़ता, ऐसे बाहर से लाना पड़ता। तो जो मैं जूता बनाता वही जूता जो यहाँ 200 का मिल रहा होता वो शायद 400 का हो जाता। तो वो व्यवसाय सफल नहीं होते। और फिर मैं कितने लोगों को उसमें रोजगार देता। मुख्य मुद्दा था कि जो लोग पहाड़ में हैं, अभी जो लोग हमारे पहाड़ में हैं, उन्हीं से हमारे पहाड़ की खूबसूरती है। और बाकी लोग तो व्यवसाय के लिए कोई शहरों में हैं, कई अपने बच्चों की तालीम के लिए शहरों में, वो उनकी मजबूरियां हैं और जाना पड़ेगा, नहीं तो क्या करेंगे बच्चे। इसलिए कुछ लोग चले गए हैं, तो वो कोई बुरा नहीं है, वो गए हैं तो आज अपनी उस मजबूरी से गए। लेकिन मेरा मानना ये है जो पहाड़ में, चाहे वो शिक्षित है, अशिक्षित है, कुशल है, अकुशल है, पहाड़ की खूबसूरती आज उसी से है। तो मुझे उसी सबसे निचले स्तर के व्यक्ति के बारे में सोच के मैंने अपना प्लान किया कि मैं क्या इनके लिए यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कि इनके जो फाइनेंशियल स्टेज है थोड़ा सा ऊपर हो जाए और एक कार्यक्रम चले जिससे ये तंदुरुस्ती बढ़ती रही व्यवसाय में। तो उसमें मुझे दूध नज़र आया कि ये एक तो बहुत धूप तो नहीं हो रही है आपके चेहरे पे, चलते हैं ना, तो कोई आप दिक्कत अंदर को आते रहें, बताते रहें आप। जी। तो तब मेरे समझ में ये आया कि अगर हम एक ऐसे बहुत भविष्य को देखते हुए चलें तो उसमें मुझे दूध एक सामने ऐसे नज़र आया कि इसमें एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, उसके पास हमारी माताएं बहनें जो यहाँ के बुजुर्ग हैं, उन सबको बहुत एक लंबा एक्सपीरियंस है पशुपालन का। अच्छा, उसमें कोई कुशल है तो वो भी उसमें अपनी जो है ना अपनी जो इस्तेमाल कर सकता है, अपनी
कुशलता का इस्तेमाल करता है, कोई अकुशल है वो भी आराम से गौपालन पशुपालन कर सकता है। तो मुझे लगा कि ये जो काम खत्म हो गया है इस पर कुछ काम किया जाए, तो दुग्ध केदारम का जन्म हुआ। वहाँ से हमने सोचा, और 19 को पूरा खत्म होते होते 20 जैसे कोरोना शुरू हो गया, तो दुग्ध केदारम की फाउंडेशन हमने शुरू की। बनते 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 फिर ये इस तरीके से शुरू हो गया, और 2021 जनवरी में ये हमारा संस्थान खड़ा हो चुका था, मशीनों से लैस हो चुका था। 2020 में 1 साल के अंतर्गत लगभग 8 महीने के अंतर्गत हमने पूरा स्ट्रक्चर पूरा और पूरा बिल्डिंग रेडी कर दिया था। 21 में पूरा हमारा होल्ड रहा। 21 में हम इसमें काम नहीं कर पाए। उसका कारण था कि पिताजी अस्वस्थ थे, तो उनके स्वास्थ्य वर्धन के लिए मैं उनको लेके मेदांता हॉस्पिटल चला गया, तो 1 साल उनकी सेवा में रहा। 22 में हमने इसको फिर से रीऑर्गेनाइज़ किया, जो कमियां थी उसको दूर किया, और 20 अप्रैल 2022 में श्री गणेश इसका हुआ, और अभी हमने अप्रैल में पूरे 3 साल पूरे किए हैं। मैं परमात्मा का और अपने क्षेत्र के सभी पशुपालक, उन सब, वो हमारा परिवार है। 400 लोगों का आज परिवार हो गया है। पहले दिन 20 अप्रैल को केवल 4 लीटर दूध, मैं बार बार कहता हूँ इस शब्द को क्योंकि वो मेरे लिए एक अचीवमेंट है, और 4 लीटर दूध हमें आया था। इतना सारा काम करने के बाद एक आदमी की हिम्मत टूटने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि हम अपने ही लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, उन्हीं के भले के लिए कर रहे हैं, तो सफलता मिलेगी। आज की तारीख में हम 500 प्लस पर डे दूध पर हैं, 550 लीटर, कभी 500 लीटर, और निरंतर ये हर दिन बढ़ता है। और आज हमारा परिवार भी 400-450 लोगों का हो गया है। पूरी सोमेश्वर वैली में हम लोग हैं। 4 जो नाले हैं हमारे, उन चारों नालों में हमारी पकड़ है। धीरे धीरे हम हल्के ही कदम से लेकिन हम बढ़ रहे हैं। और प्रोडक्ट आपके कहाँ कहाँ जा रहे हैं मार्केट में? जी, प्रोडक्ट खास तौर पर सोमेश्वर लोकल तो है ही, यहाँ से कौशानीपुरा है, चनौदा तो हुआ ही, उसके बाद गरुड़ ग्वालदम तक, उधर हमारा रानीखेत बगवाली पोखर और ये रूट पूरा है। यहाँ से पूरा अल्मोड़ा और साइड में ये बिनसर वगैरह, ये सब इलाका, मतलब जिला अल्मोड़ा के लगभग खास वो इलाके हैं। सब जगह हम लोग आज सर्विस दे रहे हैं। तो उपाध्याय जी, 3 साल आपको पूरे हो चुके हैं काम करते हुए, क्या क्या उतार चढ़ाव आए? कभी ऐसा भी लगा कि यार ये गलती कर दी यहाँ पे ये सब इस्टेब्लिश करके, या मतलब इस तरह की नकारात्मकताएं भी आ जाती हैं कई बार काम करते हुए जब वैसा रिजल्ट नहीं मिलता, तो कैसा रहा अभी तक का सफर? नहीं जी, मुझे पता था कि पहाड़ में मुझे सफलता एकदम से नहीं मिलेगी। कहीं न कहीं मेरी इसके लिए तैयारी पहले से थी। उसका एक कारण था कि जो हमारा पहाड़ के अंदर जो एक कल्चर है, कहीं ना कहीं वो कल्चर में अब मेहनत ख़त्म हो गई है। और क्योंकि ये पशुपालन से संबंधित काम मेहनत कश काम है, उसमें आपको थोड़ा हार्ड वर्क करना होता है। तो मुझे पता था कि यहाँ मुझे असफलता ज़रूर मिलेगी, और उसके लिए मैं तैयार था। उसका एक बड़ा रीज़न था मेरी बैकग्राउंड फौज, जिसने मुझे हमेशा ये सिखाया है कि आपको अपनी अंतिम सांस तक उसी ताकत से, उसी जो ना फ्लेवर से और उसी जुनून से अंजाम देना है उस काम को, और सफलता ज़रूर मिलेगी। तो मुझे अभी तक कभी ऐसा हर्टिंग स्टेज नहीं आई जहाँ पर मैं दुखी हुआ हूँ। परेशानियाँ ज़रूर जहाँ पे आपने नहीं किया मतलब। जी, तो कहीं पर भी मुझे गिव अप का मौका ही नहीं आया मेरे पास। ऐसा नहीं कि सब इजी गोइंग रहा, कठिन दौर रहा। हर घंटे एक नया चैलेंज होता है। मैं आपको बताता हूँ, आज मैं काम कर रहा हूँ, हर घंटे एक नया चैलेंज होता है। एवरी डे, हर घंटे एक नया हमारे सामने एक जोखिम होती है, एक नया चैलेंज होता है। मगर 1 घंटे के बाद ना 2 से तीसरे घंटे में वो सॉल्व हो जाता है, और यहीं पर आमतौर पर आदमी अपनी हिम्मतें छोड़ता है, परेशान हो जाता है। अरे यार, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। हर जगह ये समस्या है, किसी भी काम में समस्या है। कोई जॉब क्लास है, वहाँ भी हर घंटे एक परेशानी है। चाहे किसी, आप देखो, आप अपने आप को समझे, मैं तो आपको एक एग्जाम्पल कह सकता हूँ। आप देखिए, आप कितना घूमते हैं, कितना पैदल चल रहे हैं, कितना आप मतलब कि सुबह उठ रहे हैं, कितना आप शाम तक, रात तक किसी काम को, लोगों की रोजगार के ऊपर, क्या पहाड़ में क्या हो रहा है, हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, आपके लिए कितना चैलेंज है। हाँ, बिल्कुल। तो आप मेरी बात को बखूबी समझ पाएंगे, क्योंकि चैलेंज हर जगह है। सामान्य तौर पर एक महिला घर में किचन में खाना बनाती है, उसके लिए भी हर घंटे, हर दिन चैलेंज होता है। तो ये परेशानी किसी काम की सफलता और असफलता को कहीं पर भी डिफाइन नहीं करती है। बस आपके अंदर मेहनत होनी चाहिए, आप ईमानदार होनी चाहिए, और एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे ये करना है। ज़रूर वो प्राप्त होता है। ये मैं बिल्कुल साफ सुथरा कह सकता हूँ कि अगर आपका एक जुनून है, एक लक्ष्य है, और वो आप ईमानदारी से कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप
उसके प्रति जो है ना कि समर्पित हैं तो काम में सफलता मिलती तो अभी आपने बातों बात में कहा कि पहाड़ में जो अभी नया यूथ है या फिर आजकल का है। जो अंदर ले चलो जी। चाय आ गई है, तो आपने कहा कि श्रम करने की जो शक्ति है या फिर श्रम करने का जो पहले से होता था, मन होता था लोगों का, वो अब कम हो चुका है। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो युवा स्वरोजगार करते हैं उसमें भी दिखता है। कई बार लोग स्वरोजगार करते हैं, 1 साल में छोड़ देते हैं, 2 साल में छोड़ देते हैं। तो इसका भी कारण एक ही है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत ज़रूरी है। देखो हम लोग पूरी दुनिया में ना जितने माउंटेनर लोग हैं, पहाड़ों में जो रहने वाले लोग हैं, उनको पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। उसका कारण क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि वो हार्ड वर्कर होता है। मगर आज मैं देख रहा हूँ जो हमारी यूथ है वो हार्ड वर्कर नहीं रही, कहीं ना कहीं ख्याली दुनिया में ज़्यादा है। जो ज़मीनी हकीकत है उससे कट गई है। उनको हम पसंद ही इसलिए किए जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर। पहाड़ी लोग, पहाड़ चाहे वो आसाम का हो, हिमाचल का हो, कहीं का भी पहाड़ हो, पूरी दुनिया में, नेपाल का क्यों ना हो, सब जगह ईमानदार और हार्ड वर्कर कहे जाते हैं, क्योंकि उनकी नस्ल में, उनकी खून में एक ईमानदारी और कट्टरता होती है काम के प्रति। मगर आज ख़त्म हो रही है। लोग अपना वो जो पुराना पेशेंस जो था, पैशन था उनका काम करने का, डेवोटेड होके, तो कहीं ना कहीं आज शॉर्टकट की ख्याल में लगा है इंसान। कहीं ऐसा कि कहीं से जल्दी पैसा बन जाए। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे ऐसे बहुत सारे प्लान हैं। क्रिकेट के दौरान लोग करोड़पति बनने की सोचते हैं, शॉर्टकट। कोई इस टाइप की जो सट्टेबाजी होती है या कहीं से कोई चालाकियां करके, तो ये नहीं चल सकता है। आपका कहने का मतलब है चालाकियां जो है सब जी ज्यादा आ गई हैं, चालाकियां ज़्यादा आ गई, शॉर्टकट ज़्यादा आ गए हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा शॉर्टकट आ गया और कहीं ना कहीं उसकी वजह से। तो दोस्तों अभी हम प्लांट के पीछे की ओर चल रहे हैं और जा रहे हैं, और पीछे की तरफ से आपको नज़ारा भी दिखाते हैं और बातचीत भी जारी रहेगी। तो उपाध्याय जी, अभी कितना आपका स्टाफ है और कैसे कैसे आप अपनी शिफ्ट चलाते हैं यहाँ पे? जी ये देखिए बहुत बढ़िया नज़ारा है। ये हमारे संस्थान से पूरा सोमेश्वर घाटी नज़र आ रही है। हाँ जी, ये देखिए दोस्तों। तो आपने स्टाफ के बारे में पूछा। आज लगभग 14-15 लोग हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं, और भी 5-7 लोग और हैं जो अप्रत्यक्ष रूप पर डेली वेज पर होते हैं। तो इस तरीके से लगभग टोटल मिला जुला के हमारे पास 15-20 लोग ऐसे होते हैं जो डेली काम के लिए यहाँ पर आते हैं। तो अभी आपका थोड़ा मैं चाहूँगा कि वो दिखा दूँ कि मशीनरी कैसी है। उसके अलावा भी बातचीत करते रहेंगे और थोड़ी देर बाद आपके फार्म में भी जाएंगे, जहाँ पे आप बोल रहे हैं कि आपने टनों के हिसाब से जो है हल्दी अदरक उगा दिया था, और लोग बाग जो है पूरे शॉक्ड हो गए थे, आश्चर्य में पड़ गए थे कि ये कैसे हो गया। हमारा एक कार्यालय है, इसको आप देखें थोड़ा। जी, यहाँ बैठे रहते हैं। कितने घंटे काम करते हैं? मैं सुबह 7 बजे आ जाता हूँ, रात को लगभग 11 बजे हम लोग जाते हैं। अरे बाबा। हम लोगों में शामिल है, एक तो जो परमानेंट स्टाफ है वो यहीं रहता है, बाकी जितने एम्प्लॉई हैं उनकी 6 बजे लगभग छुट्टी हो जाती है। बाकी मेरी बेटी और बेटा मेरे साथ ही जाते हैं। हम लोग 11 बजे छुट्टी हुई तो 11 बजे, 12 छुट्टी हुई तो 12 बजे, तो सुबह 7 बजे अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, तो लगभग 16-17 घंटे की हमारी ये ऑफिस की यात्रा रहती है। जी, तो काफ़ी जी। तो थकाई नहीं लगती आपको? देखिए थका देने वाला काम है। तो बैठ के अगर आप दिमाग, एक तो दिमाग भी चल रहा है, केवल हार्ड वर्क नहीं है कि दिमाग से भी मैं भी बिल्कुल हार्ड मास का इंसान हूँ, थकान जरूर लगती है। मगर एक चीज़ होती है ना कि आपने जो परिकल्पना की है कि आपको किसी काम को कहाँ ले जाना है, वो आपको नहीं सोने देता है। तो कहीं ना कहीं मेरी आर्मी की लाइफ से भी थोड़ा टफ लाइफ है यहाँ पर, मगर मैं शुक्रगुजार हूँ मेरी बटालियन का। 5 कुमाऊं रेजिमेंट से मैं संबंधित हूँ, और मेरे पलटन ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं इतना अच्छा काम कर पा रहा हूँ। 17-18 घंटे भी मैं यहाँ पर काम कर पाता हूँ, और समाज के हक में मैं काम कर पाता हूँ। तो मैं हमेशा अपनी पलटन का शुक्रगुजार रहता हूँ कि उनकी बदौलत मैं आज एक इस तरीके के काम को कर पा रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं आगे। और इस कुत्ते का क्या नाम है? ये हमारा कालू है। काफ़ी आलसी है लेकिन। नहीं, ये अलर्ट है। अभी इसको थोड़ा सा कोई सेंस लगती है तो ये अभी रेस्ट में है, लेकिन अच्छा। जैसे इसको एनर्जी सेविंग मोड में है ये। जी। अच्छा, यहाँ क्या काम चल रहा है? फैट नाप रहे हैं क्या? ये जो जगह है ये सैंपलिंग का है। अच्छा। हम जितने किसानों से दूध लेते हैं तो वो सैंपलिंग का एक छोटी डब्बी में उनका सैंपल आता है, जिसके आधार पर उनके दूध का मूल्य तय होता है, और उस आधार पर हमें भी पता चलता है कि दूध किस वैरायटी का आ रहा है। क्योंकि अगर ये सब प्रक्रिया ना रखी जाए तो हमारा जो प्रोडक्ट है,
चीज़ के लिए हमारे प्रोडक्ट पहचाने जाते हैं उसमें कमियां आ सकती है। तो क्वालिटी में कमी आ जाएगी। जी, ये डेली का रूटीन होता है। गाड़ी में जब सैम्पलिंग होती है हमारी तो वो साथ में सैम्पलिंग आते हैं, फिर एक यहाँ पर इस काम में लगे रहते हैं। तो ये वो काम चल रहा है और फिर ये पूरा जो है सेटअप है जहाँ पर कटिंग, पैकिंग और सब मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये मशीनें लगी पड़ी। ये बड़ी मशीन, इसमें दूध ये उबाल होता है। ये क्या होता है ना, आपको इसको कहते हैं BMC। अच्छा, ये क्या होता है, आपका जो सरप्लस मिल्क होता है, यानी कि जो फालतू दूध है उसको स्टोरेज करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। जब से हम इसको लाए हैं हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा दूध बचता ही नहीं है। अच्छा, तो इसकी कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब बचेगा तब तो इसमें रखेंगे। तो और उधर एक वो लगा हुआ है इंक्यूबेटर, जो कि दही जमाने का काम करता है। ओके। और ये सारा हमारा पैकिंग के बाद डीप फ्रीज करने के लिए, और एक ये दही का मशीन लगा हुआ है। बगल में सारा पैकिंग का काम चल रहा है। यहाँ पे पनीर पैक हो रहा है। जी, पनीर पैक हो रहा है। तो ये दोस्तों इनके पनीर के पाउच हैं। मैं अभी आपको वहाँ पे मतलब वो पैकेट भी दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद। और इस तरह से पैकिंग हो रही है बहुत हाइजीन तरीके से। और साफ़ सफाई का काफ़ी आपने ख्याल रखा है यहाँ पे। जी, ये बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग लोगों के खान पान से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। अगर इस तरीके की साफ़ सफाई, अगर हाइजीन का हम ख्याल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो सकता है। तो इसका विशेष मैं ख्याल रखता हूँ। एक दही का कप और एक पनीर का पैकेट निकाल दें, तो ये ज़रूरी है इसके लिए। बिल्कुल, क्योंकि सीधे सीधे तौर पे एक तो जो डेली प्रोडक्ट है लोग तो उसको स्वास्थ्य के लिए लेते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा हो, इसमें तो बिल्कुल ज़रूरत है इसकी, क्यों एकदम बढ़िया फिर कहीं ना कहीं सरकार ने हमको लाइसेंस दिए हैं। फसाई विभाग जो हमारा खाद्य की देखरेख करता है उसने हमें लाइसेंस दिए हैं। तो किसी एक विश्वास पर दिए हैं कि हम लोगों के साथ उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें उनकी बात का मान भी रखना है और ये चीज़ का ख्याल रखना है कि लोगों के स्वास्थ्य में कहीं कोई ऐसी दिक्कत ना आए। तो ये काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है। और जब मैं शुरू में यहाँ पे आया था आपने बताया था कि ये जो सारा पैकेजिंग है, जो इसमें ग्राफिक दिख रहा है, वो सब आपने अपने हाथ से जी, ये सब मेरी मतलब कि सारी आप बता रहे थे कि कुछ इसमें इतने कलर यूज होते हैं। हालांकि इसकी प्रिंटिंग आपको महंगी पड़ती है, लेकिन आपने काफ़ी कलरफुल इसको बना रखा है ना? जी जी, ऐसा कुछ आपने बताया। क्योंकि जब आप नया काम शुरू करते हैं तो इस तरह से कलरफुल जो पैकेजिंग आती है काफ़ी महंगी खर्चीली हो जाती है। तो हमारा 6 कलर प्रिंटिंग हुआ है पूरे पैकेजिंग में। तो और वो भी बहुत ही उम्दा किस्म की फर्म से, जो बड़े कारोबारी हैं, जहाँ पर ये बड़े काम होते हैं। ऐसी छोटी मोटी फर्म से हमने नहीं किया। उसका कारण एक ही था कि जब हम मार्केट में जाएं तो एक प्रोडक्ट को खाने के बाद तो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम पहले प्रेजेंटेबल हों, लोगों को हमारी चीज़ पहले दिखने में भी अच्छी लगे और खाने के बाद तो फिर वो उसके लिए सोने में सुहागा। तो क्या इसका प्राइस रहता है? जी, ये 200 ग्राम की पैकेजिंग है पनीर की, और यही 200 ग्राम जो है दही का कप है। ये हमारा 100 रुपये मार्केट पर रिटेल होता है और ये होता है 28 रुपये का। ये 200 ग्राम हमारा दही का कप है। और तो अभी आप दही और पनीर पे ही काम कर रहे हैं? जी, और अभी लगभग 7-8 महीने से हमने घी पर भी काम शुरू किया है। एक घी का डब्बा निकाला है, आधा किलो काम किया है। तो दोस्तों ये देखिए, बहुत ही सुंदर इसकी पैकेजिंग है और कहीं ना कहीं इसको कहते हैं कि आई कैचिंग है। आप जब देखते हैं तो थोड़ी देर के लिए इसको नोटिस ज़रूर करते हैं कि अच्छा ये कुछ है चीज़। ये देखिए, आई कैचिंग इसको बोलते हैं। तो अभी इनकी दही देखते हैं ना, सॉरी घी देखते हैं। तो घी में अभी उन्होंने प्लेन डब्बा है, ये आधा किलो है। एक्चुअली ये अब हम क्योंकि 7-8 महीने से हम इस पर काम कर रहे थे और अब जो हमारे इसके ट्रायल हैं वो पूरे हो चुके हैं। क्योंकि किसी चीज़ को मार्केट में लॉन्च करने से पहले उसके बहुत सारे ट्रायल फेसेस होते हैं। कस्टमर रिव्यू हमें देखना होता है, जो हमारा कंटेनर है उसकी क्वालिटी को देखना होता है। हम खाली इस पर श्योर नहीं होते हैं कि कंटेनर देने वाले ने कहा जी बहुत बढ़िया फूड ग्रेड है, नहीं, हम उसको टेस्ट करते हैं क्या ये कंटेनर 1 साल तक फिर लाइफ भी उसकी है ना। हाँ, तो वो मेंटेन रहे और उसके बाद कस्टमर रिव्यू कि लोग को हम कितने पसंद आ रहे हैं। तो 8 महीने में मतलब डेयरी से ही हमारा लगभग बहुत अच्छा रिस्पांस आया। लोग यहीं से कई मतलब किलों के हिसाब से लेके जाते हैं। तो अब हम इसके ब्रांडिंग पर जाएंगे और आप ये देखिए, इसके टेक्सचर को देखिए घी के। ये देखिए दोस्तों, अब ये जिन लोगों ने हमारा घी खाया है वो बेहतर जानते होंगे इसको। बिल्कुल, कमेंट भी कर सकते हो जी। तो जिनने खाया, मैं आपके श्रोताओं से और आपके देखने वालों से, गांव वाला पर जो लोग हमको देखते हैं, मैं चाहूँगा जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट का उपयोग किया है वो ईमानदारी से इसके फीडबैक जरूर दें। बिल्कुल, इससे बाहर चलते अगर हमारी कमियां हैं तो हमें पता चलेगा उसको। तो दोस्तों एक बार आपको मोटा मोटी फिर से दिखा देता हूँ। ये इनका जो है प्लांट है और इस तरह से यहाँ पे काम होता है। आप देख सकते हैं बहुत तरीके से, बहुत साफ़ सफाई से यहाँ पे काम हो रहा है और बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल
तरीके से इस पे काम हो रहा है। तो अभी हम चलते हैं बाहर और अब हम विनोद जी आपके जाएंगे जहाँ पे आपने टन के हिसाब से अदरक उगा दी थी 2-3 नाली में, आप बता रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल। फिलहाल हम प्रतीक और प्रतीक के पापा जी के साथ जा रहे हैं उनके घर में। तो उपाध्याय जी बताएं कुछ घर के बारे में और खेतीबाड़ी के बारे में। जी। तो ये हमें गाड़ी ऊपर खड़ी करके इस तरीके से हम रोज इतना हमारा थोड़ा सा 50 मीटर का, ये 100 मीटर का पैदल होता है। तो अक्सर रात को 11 साढ़े 11 इस तरह से हमारी जर्नी होती है, बाप बेटी बेटा हम घर को लौटते हैं परिवार के साथ। फिर उसके बाद हमारा रात्रि भोज वगैरह तब होता है। यहाँ पे तो सारे खेत बंजर दिख रहे हैं मेरे को। जी, यहाँ पर जितने भी उपजे हुए खेत होंगे वो आपको मेरी मेहनत दिखेगी, बाकी तो सब घास ही है। लेकिन मैं, ये भी तो खेती रहे होंगे ना सारे। जी, हमारे सामने ये अच्छे खासे लहलहाते खेत रहे, मगर आज अब लोग भी नहीं हैं इतने और इस वजह से ये सब घास ही रह गई है, तो बंजर हो गई है ज़मीनें। तो लेकिन ये उम्मीद में थोड़ा सा आशावादी हूँ कि कभी फिर लोग लौटें इस परिवेश में, वापस इन खेतों को उपजाऊ बनाएं, क्योंकि हमने ये प्रमाणित कर दिया है कि ज़मीन में कोई खोट नहीं हुआ है। हमें थोड़ा अपना मेहनत का ग्राफ बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम मेहनती होंगे और अपने बुज़ुर्गों के ये जो ज़मीनें हमारे बुज़ुर्गों ने ये बनाई थी, उन्होंने खून पसीना एक करके ये खेत पहाड़ों को काट के मैदान बनाया होगा किसी समय पर, और वो बच्चे जो आज यहाँ नहीं हैं या जो उनकी अगली दूसरी तीसरी पीढ़ियाँ जो यहाँ हैं भी और नहीं भी हैं, उन्होंने अपने बुज़ुर्गों को सम्मान देने का रिटर्न गिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि इस पर बड़ा खून पसीना उनका लगा है। बिल्कुल। और उसके अलावा जो एरिया है, मैं देख रहा हूँ ऊपर देखो देवदार के पूरे पेड़ हैं। उपाध्याय जी कहते हैं कि देवदार की जो हवा होती है वो अपने आप में एक औषधि है। जी जी जी। देखिए कितने सुंदर पेड़ है ना। एक्चुअली ये सारे मेडिकेटेड प्लांट हैं, और नीचे आप बांज के, ओक के सारे प्लांट्स देख रहे होंगे, ऊपर देवदार देख रहे हैं। तो देवदार का जब फ्रूटिंग होती है इसमें, तो उसकी जो डस्ट निकलती है वो अपने आप में एक एंटीबायोटिक है। तो जहाँ जहाँ वो डस्ट जाती है ना, वहाँ पर कोई भी विषैली चीज़ नहीं होती है। ये इसके बारे में, बाकी पूरा औषधि वृक्ष है वो। बिल्कुल, क्योंकि इसके जंगल में जब हम प्रवेश करते हैं एक अलग खुशबू आती है और एक एनर्जी भी एक, और ये चंदन का सबसे टॉप सब्स्टिट्यूट है। जब चंदन की लकड़ी नहीं होती है तो उसके ऑप्शन में देवदार को उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है। तो हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे परिवेश में हैं, मगर सब लोगों को इस बात समझनी चाहिए कि जो एटमॉस्फेयर हमें मिला है वो कई गुना ज़्यादा पैसा खर्च करके भी ये एटमॉस्फेयर नहीं मिल सकता। ये नहीं मिलना है, बहुत कठिन है। ये प्राकृतिक है ना। जी। मानव जनित होता तो मिल भी जाता। जी जी। लेकिन ये प्राकृतिक है और ये तो बहुत ही मतलब दिव्यता प्रदान कर रहा है यहाँ पे। अगर देखूं तो ये पूरा जो एरिया है ना, काफी सुंदर लग रहा है नीचे से देखने में। जी जी जी। चलिए प्रतीक कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? सेकंड में। हाँ जी। ये देखो, ये हमारा टाइगर आ गया है रिसेप्शन के लिए। ये हमारा बहुत पुराना है, पहले 4 कुत्ते थे, अभी लास्ट रह गया है। अच्छा। बाकी 1-2 को तो बाघ ले गया। ठीक। ये बेचारा लास्ट बचा है अभी। टाइगर। जी, इसका नाम टाइगर। नाम हमने टाइगर रख दिया है जी। चलिए बढ़िया है। तो कितना पुराना घर है उपाध्याय जी आपका ये? जी, पहले से है या फिर अभी आपने बनाया है? मतलब वैसे तो पहले से होगा या फिर जी, कुछ काम ये सब जो है हमें हमारे बुजुर्गों की अमानत है। मेरे दादाजी ने ये लगभग 80-85 साल पुराना ये घर है, और दादाजी ने इसको खड़ा किया था। अच्छा। और आज मैं उनका पोता हूँ और मेरे बेटा आज उनका पर पोता भी यहाँ का स्वाद ले रहा है। हमारे पिताजी लोग, हमारे चाचा ताऊ, सब ने इधर का स्वाद लिया है। तो यहाँ पर देखिए भी थोड़ा सा आपको प्लांटेशन दिख रहा है। ये पूरे इलाके में लगभग जितना भी है ये 2 नाली का है। इसमें सोयाबीन ये हो रहा है। और मैं ये ज़रूर इस बात को कोट करना चाहूँगा आपको, ये जो हमारे हवलबाग में जो विवेकानंद रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उनके तत्वाधान से हमको ये इसका बीज दिया गया। हालांकि हम ही को नहीं, सभी को मिल सकता है जो काम करना चाहते हैं। तो उन लोगों की बड़ी मेहरबानी, हमको ये बीज दिया, और मैंने जितना भी हो सकता है सम्मान के साथ जो कोशिश मैं कर सकता था व्यस्तम माहौल में, तो ये हमने कोशिश किया और ये आज आप देख रहे हैं। तो अच्छा, वहाँ से आपको बीज मिला सोयाबीन? जी, मैं विवेकानंद इंस्टीट्यूट जो हॉलबाग में है हमारे IVRS, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो पहाड़ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम तभी सफल होगा जब हमारे यहाँ के कृषक उसका लाभ उठाएं। उन्होंने पहाड़ के सभी बीजों का संरक्षण वहाँ किया और बड़ी जीतोड़ मेहनत उसके लिए करते हैं। लेकिन उनकी मेहनत तभी सफल होगी जब पहाड़ का एक जो भी किसान है उसके उन चीज़ों का इस्तेमाल करे और उसको आगे बढ़ाए। जी।
तो ये घर जो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी आपको मैं आपका जो हल्दी का खेत। हल्दी और अदरक का जो हमारा खेत है वो ठीक। प्लांटेशन में आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल। ये 85 साल पुराना घर है, हमने इसमें अभी तक कोई नया कील नहीं लगाया है, अच्छा, सिर्फ मेंटेनेंस कर रहे हैं। ठीक। तो ये आप देखें कितना मनोरम है ये। काफी बढ़िया है, जी। काफी सुंदर है। तो ये 85 साल पुराना घर। इस तरफ हमारा ये जो हमने रिन्यूएबल एनर्जी जो है सोलर प्लांट लगाए हुए हैं। कितने वाट का है, किलोवाट का है? ये इसमें 2 प्लांट हैं 4-4 किलोवाट के, टोटल 8 किलोवाट का है। अच्छा, जी। तो काफी बढ़िया यहाँ पे लग रहा है। वो सामने वाला गांव कौन सा हुआ, रनमन हुआ ना? वो रनमन आपको दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये आपने टीन लगा रखा है उस जानवरों के लिए? जी। अभी आप देख पाएंगे, आप अगर आप अंदर आना चाहें तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहीं से दिखा देते ये अदरक की प्लांटेशन हो रखी है, हैं। इसमें ये पूरा अदरक है और उसके नीचे वाले खेत में भी अदरक है। अच्छा। और वो जो सामने एक लंबा खेत दिख रहा है वो पूरा हल्दी का खेत है। अच्छा, वहाँ पे। जी, वो लास्ट में। तो ये जो नज़दीक आप देख रहे हैं पूरा अदरक का प्लांटेशन है। और आप इसको ज़्यादा नज़दीक से थोड़ा दिखाना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। तो इसी एरिया में आपने लगभग 1000 किलो अदरक पैदा कर लिया जी था? जी जी जी, इसमें 1 टन के आसपास हमने किया। अभी इस साल थोड़ा हमारे बीच में ये पानी भराव की वजह से कुछ गलन भी हो गया अदरक में। अच्छा, मगर आप ये देखें इस खेत में बड़ा स्वस्थ अदरक हुआ है। बहुत बढ़िया अदरक हो रखा है। तो ये भी हमारे जो सोमेश्वर में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, ये बीज वहीं से हमें प्राप्त हुआ और सभी लोगों को भी प्राप्त हुआ होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वहाँ पर जो वाल्मीकि जी हैं, जो एडीओ साहब हैं, और उनके परामर्श पर हमने ये काम शुरुआत में भी किया और आज भी उनकी मॉनिटरिंग रहती है इस पर। तो ये सब जगह मतलब सभी लोगों को ये सुविधा मिलती है अगर आप उसका फ़ायदा उठाना चाहें। बिल्कुल। और तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब यह है और दिख भी रहा है कि अगर हम पहाड़ में थोड़ा व्यवस्थित ढंग से सब्जी उत्पादन या फिर कुछ भी करें, बागवानी करें, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट जी, उसका मिल जी। सकता है ना? बिल्कुल जी। ये मतलब कि सबसे जो आधार वाली जो बात है, मूलभूत बात ये है कि हमारे पहाड़ में लोगों को ये समझना अनिवार्य है कि किसी भी काम को पार्ट टाइम न सोचें। तो अगर हमने किसी काम में हाथ आजमाइश की है कि चलो इसको करके देखते हैं, तो अगर हम उसको पार्ट टाइम की तरह करेंगे तो वो रिस्पॉन्स भी पार्ट टाइम ही आएगा। आपको उसको एक ड्यूटी के तौर पर, एक नौकरी के तौर पर, एक व्यवसाय के तौर पर उस पर अपना पार्टिसिपेट करना होगा। जैसे हम शहरों में नौकरी के लिए जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, अपना लंच तैयार करते हैं, फिर 10-12 घंटे की जॉब करके आते हैं, फिर वापस से अपना खाना बनाते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं। अब वो 10-12 घंटे का एक मेहनत का ड्यूरेशन बिताते हैं। आप मत करिए 12 घंटे, आप 8 घंटे करिए अपने घर पे, उतनी शिद्दत से मेहनत करें। हमारे पहाड़ में जो आधे से ज़्यादा असफल प्रोग्राम है उसके पीछे ये शिद्दत और समर्पण नहीं है। पार्ट टाइम वाली मेंटेलिटी। उन्होंने अगर किसी काम में हाथ डाला है तो उसको थोड़े दिनों के बाद उसको पार्ट टाइम कर दिया, या महिलाओं के ऊपर, पुरुष कर रहे हैं तो महिलाओं के ऊपर न्यौछावर कर दिया। महिलाएं क्या क्या करेंगी? आपकी गृहस्थ जो संभालेंगी, आपकी खेती बाड़ी, बच्चों को जो देखेंगी, आपका खाना पीना जो बनाएंगी। तो अगर पहाड़ में आप रुके हैं तो अपने उस काम को एक व्यवसाय की तरह से देखें। ऐसे देखें कि आप जैसे नौकरी के लिए, काम करने के लिए इतना समय अपना देते थे ड्यूटी पर, वैसे ही आप दें। तो ये दे रहे हैं यहाँ पर, एक महिला इसको देखती है, उनकी सारी जो तनख्वाह है इसी से निकल जाती है। मैं इसके लिए कोई अलग से पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मेरी मॉनिटरिंग रहती है, उनको समय पर मैं मार्गदर्शन जरूर देता हूँ और कोई तरीका है उनको सुधार करने का वो बताता हूँ, मगर उनकी सैलरीज यहीं से निकल रही है। तो जो मैं पेमेंट लेके कर रहा हूँ, लोग तो किसानी अपने घर पे कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। यही है कि अगर पहाड़ में कुछ करना है तो आपको उस जॉब के लिए पहले तो एक समर्पण देना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको अपने जो फालतू समय है जो आप इधर उधर दुकानों में बिता देते हैं, ऐसे ही गप्पीबाजी में निकाल देते हैं, उससे बचना पड़ेगा। और जो कर रहे हैं वो आपको कहीं नहीं दिखेंगे। ये बात भी सत्य है कि जो यहाँ पर कुछ करके अपने दिनचर्या को बिता रहा है और सफल होकर निकल रहा है, उनके बच्चे भी अच्छे खासे यहीं से पढ़ के अच्छे खासे पोजीशन पर चले गए हैं, तो वो आपको कभी बाहर दिखेंगे नहीं। जो दिख रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी यही एक बात रहेगी, जब आप यहाँ आएँ तो मैं आपके सारे सुनने वालों को, देखने वालों को ये कहना चाहता हूँ, पूरी की पूरी संभावना है, आज पहाड़ में सब कुछ हो सकता है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं, करें, उनका इस्तेमाल करें। उनको खाली वन टाइम प्रॉफिट के लिए मत करें कि हमने कुछ किया और उसकी सब्सिडी को बना के अपना काम ख़त्म कर लिया फिर भूल जाएं उसको। नहीं, गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, उनको जो आपको सूट करा किसी एक प्रोग्राम को पकड़ें। गवर्नमेंट बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है, पूरा गवर्नमेंट, चाहे वो किसी भी की सरकार रही हो, सब सरकारों में लोगों के
भविष्य के लिए और उनके व्यवसाय के लिए, किसानी के लिए बहुत सारे ऑप्शन रहे हैं। इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर होगा, मेहनत करें, अपना समय उस पर ज़रूर दें, ज़रूर आप सफल होंगे। बिल्कुल। ये मेरा मानना है। इसी के साथ एक और सवाल पूछ लेता हूँ, कोई अगर आपको दूध देना चाह रहा है तो कैसे आपसे संपर्क कर सकता है? जी, आज इस बात में कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसा सरप्राइज़ नहीं है या कोई कठिनाई नहीं है। आज हमारी गाड़ी पूरे इलाके में सोमेश्वर और उससे चारों नालों में घूमती है। तो जब भी उनको ऐसा किसी का मन हो तो कहीं न कहीं, आज मैं ये बात बड़े विश्वास से कहता हूँ कि आप पूरे क्षेत्र में जहाँ भी कोई किसान हमको दूध देना चाहता है, उसके 2 घर, 1 घर आगे पीछे से कोई हमें दूध ज़रूर दे रहा होगा। तो आप उनका मार्गदर्शन ले लें। हमारी गाड़ी रोज़ हर नाले पर जा रही है, सुबह जा रही है, तो उनसे आप बात करके गाड़ी से कर सकते हैं और हमारे दुग्ध केदारम के कॉन्टैक्ट नंबर है, उनसे भी बात कर सकते हैं। लेकिन इतना है कि जो कोई भी किसान पूरे सोमेश्वर में आज हमसे जुड़ना चाहता है, उन्हीं के अगल-बगल से ज़रूर कहीं दूध हमारा आ ही रहा होगा। तो उनका भी लें और उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछें। हमसे जुड़ने के बाद उनको उनका कैसा तजुर्बा रहा है ये पूछें, तो उनका ज़्यादा अच्छा मन रहेगा हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए। तो ऐसी कोई दुविधा नहीं है, कहीं से भी वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। गाड़ियों पर भी नंबर लगे हैं, बाज़ारों में भी आप हमसे, हमारे पैकेटों पर भी नंबर हैं, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर हमारे सारे नंबर्स हैं। उनसे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं, उनको पूरा मार्गदर्शन दे दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद उपाध्याय जी, बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। इतना आपका बिजी शेड्यूल रहता है, कितने सारे आपको फ़ोन आ गए, लेकिन आप बहुत बढ़िया से हमसे बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आने से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि खासतौर पर नेगी जी, क्योंकि सोमेश्वर घाटी को भी संचालित करते हैं, वहाँ भी एडमिन की भूमिका है और बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम आपने जब से ये सारे सोमेश्वर घाटी प्रोग्राम चला, उसके बाद गांव वाला आपका एक चैनल है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग प्रोग्राम को देखते हैं, इनके सारे जो वीडियोस हैं उनको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और जब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें शेयर होती हैं तो हम जो कर रहे हैं वो चीज़ें बड़े लेवल तक लोगों तक पहुंचती हैं और वो भी एक विकास का कार्यक्रम होता है। तो मैं आप और आपकी जो भी लोग, टीम आपकी काम करती है, उन सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने लेके आते हैं अपने प्लेटफॉर्म से जो कि अभी तक छुपी हुई थी, या कोई प्रतिभा थी, या फिर कोई बहुत ही दयनीय स्थिति में था। तो मैं बहुत बार, मुझे ध्यान आता है कि कोई ज़रूरतमंद है, उसकी कहीं पर फाइनेंशियली एड की ज़रूरत पड़ती है, तो आप लोग कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत करके उसकी मदद कराते हैं। तो मैं अपने काम के साथ साथ ये भी देखता हूँ समाज में कि कौन किस लिहाज से काम कर रहा है। तो मैं उन सब का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं फ़ैन हूँ, जो लोग इस तरीके से सामाजिक गतिविधियों में उनके ताने बाने को ऊपर उठाने के लिए काम करें। तो उसमें आप लोगों का और आपके सोमेश्वर घाटी और गांव वाले का भी बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद सर, आप सबको बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे उपाध्याय जी, और उम्मीद करता हूँ इनके साथ जो मेरी बातचीत हुई वो आपको देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा। और जो भी उन्होंने बातें की हमारे पहाड़ के लिए, युवाओं के लिए और स्वरोजगार के संबंध में जो भी बातें इन्होंने की, उम्मीद करता हूँ उससे कहीं ना कहीं आपको सीखने को मिलेगा। और एक और ज़रूरी चीज़ कि कृषि भी एक स्वरोजगार का माध्यम हो सकता है, ये भी इसकी आज की जो वीडियो है इससे स्पष्ट हो जाता है। तो फिलहाल आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और कोई भी आपके क्षेत्र में इस तरह का व्यक्ति हो जिसके साथ मुझे वीडियो बनानी चाहिए, उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं कि कौन वो व्यक्ति है आपके क्षेत्र के। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ 3 दिन बाद, तब तक के लिए जय श्री राम, टाटा।